हेलो, कैसे हैं आप लोग? होपफुली ऑल डूइंग गुड। आई एम हैविंग फन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैं बात करना चाहता हूँ कि व्हाट यू शुड यू इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी इन इंडिया। फिर एनआरआईज को इंडिया में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। बिफोर दैट, आई एम नो फाइनेंशियल एक्सपर्ट, बट जो भी मैं बताऊँगा मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। इट मे अप्लाई टू यू, इट मे नॉट अप्लाई टू यू। तो देखते हैं कि मतलब आपको यदि ठीक लगे तो मेरा एक्सपीरियंस है, जानिए इससे। तो बहुत से एनआरआई जो बाहर रहते हैं उनको काफ़ी लोग अप्रोच करते हैं। तो अप्रोच बिल्डर्स स्पेशली कि हमारे ये नया फला ढिमका हमारी नई सोसाइटी आ रही है यहाँ पे, स्पेशली बिग बिग सिटीज़ में, मुंबई पुणे बैंगलोर जो सी सिटी में। और ये इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो कुछ सालों में ये इतना हो जाएगा, वो इतना हो जाएगा, और वो सब चीज़ें आती हैं। अब इन्वेस्टमेंट मैंने भी किया है, मतलब फ्लैट वगैरह लेने में। तो मुझे लगता है कि हर मतलब आप जब एनआरआई से आप बाहर रह रहे हैं तो यू विल फेस सर्टेन डिफिकल्टीज, आपको कुछ चीज़ें परेशानियाँ आएंगी। और ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो मैं अपने व्यू से आपको बताता हूँ। तो जरा बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, राइट, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में। तो पहला है फ्लैट। तो फ्लैट बेसिकली किसी सोसाइटी में फ्लैट बन रहा है, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं भारत देश के, कहीं ना कहीं बना रहे हैं सोसाइटी, और आपको कहेंगे कि भाई इसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मतलब हमारा नई सोसाइटी आ रही है वहाँ। आप यूजुअली सोचते हैं कि फ्लैट इन्वेस्टमेंट बहुत इजी है और मतलब बहुत इजी आप पैसा दे देंगे, एंड देन मंथली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आपसे पैसा लेते रहेंगे। तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। यदि आप इंडिया में नहीं रह रहे हो और आप एनआरआई हैं, तो आपने फ्लैट यदि अंडर कंस्ट्रक्शन लिया है या फिर आपने सेल में लिया है, जो कि आपने वन टाइम पेमेंट करके या लोन लेके लिया है, तो मुझे जो लगता है कि यदि आप बाहर रह रहे हैं और आपने इंडिया में प्रॉपर्टी सिर्फ इसलिए ली है कि वो एक इन्वेस्टमेंट है आपके हिसाब से, तो उसको आपको फिर से सोचना ज़रूरी है। क्योंकि मोस्टली लोग लेते हैं कि रेंटल यील्ड के हिसाब से कि मुझे 1 करोड़ का फ्लैट है तो उस पर कुछ किराया आता रहेगा और वो मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इंडिया में। तो पहली सबसे बड़ी समस्या ये है कि रेंटल यील्ड इंडिया में मैक्सिमम जो मुझे पता है 3.5% है बैंगलोर जैसे शहरों में। और मोस्टली सिटीज़ में, जैसे आप मुंबई में आउटस्कर्ट में देखेंगे, पूना में देखेंगे, तो 2.5। इसका मतलब ये है कि आप यदि 1 करोड़ का फ्लैट लेते तो आपको साल का 2.5 लाख रुपए, या उससे भी मतलब 2.5 से 3 लाख रुपए साल का, हाँ काइंड ऑफ, और मैक्सिमम इट गोज टिल 3.54 lakhs पर ईयर वो रिटर्न आएगा। तो रेंटल यील्ड के हिसाब से प्लस आप जो रेंटल यील्ड आपको आ रही है उसके अंदर आपको प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस देना होगा, प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ेगा, सोसाइटी का जो रहता है वो करना पड़ेगा। तो गिवन रेंटल यील्ड, मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है फ्लैट लेना। वो लगता बड़ा अच्छा है कि हमारा एक फ्लैट है इंडिया में और हम वो ऐसा है वैसा है, सोसाइटी ऐसी है, उसमें किराएदार रहेगा और जो भी आपको वो रेंट दे रहा है उससे आपको देखना होगा। तो इन्वेस्टमेंट वाइज मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। सेकंड, लोग कहते हैं कि अरे उसका प्रॉपर्टी का दाम बढ़ जाएगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैंने 10-12 साल पहले फ्लैट लिया था आउटस्कर्ट ऑफ मुंबई, थाने बुल की एक जगह, और उसका दाम डबल हुआ बेसिकली। तो पिछले 12 साल में उसका प्राइस डबल हो गया, 10 से 12 साल के अंदर उसका प्राइस डबल हुआ। तो डबल मतलब यदि आपने 50 लाख का लिया था, 65 लाख का, 60 लाख का लिया था तो 1 करोड़ 20 लाख का हो गया, 50 का लिया था तो 1 करोड़ हो गया। तो वो तो मतलब आपको रेंट मिला प्लस प्रॉपर्टी का प्राइस डबल हो गया, आपके दो ये फायदे हुए। अब गिवन ऑल दैट, आपको जो परेशानियां आएंगी, आप यदि एनआरआई और आपने ऐसे शहर में मकान लिया है जहाँ पे आप रह नहीं रहे, यदि आपको कोई रिश्तेदार नहीं रह रहा है, राइट, तो उसको मैनेज करने के लिए आपको एजेंट को पैसे देने पड़ेंगे, राइट। एजेंट मैनेज करेगा, वो देखेगा, रेंट पे डालेगा, तो 1 मंथ का रेंट लेके जाएगा। फिर टेनेंट जो आपके घर में जो डैमेजेस वगैरह करेगा वो आप खुद देखने के लिए होंगे नहीं, तो कोई और आपके लिए मैनेज करेगा। और इंडिया में रेंटल जो मकान देना होता है ना, इट्स नॉट दैट इजी जैसे अमेरिका में किसी और कंट्री में होता है। ये ऑर्गेनाइज बिजनेस नहीं है। यहाँ पे जो टेनेंट है वो आपके घर में कोई डैमेज करके जाएगा तो उससे पैसे निकालना, जो आपने डिपॉजिट लिया उसमें से भी, इट्स नॉट दैट इजी। मतलब आपका डैमेज वर्सेस जो आपने डिपॉजिट लिया है, मोस्टली 1 लाख 2 लाख जो भी आपने लिया है, तो इतना ईजी होता नहीं। और द हैसल इट कम्स विद द होल इन्वेस्टमेंट, द हैसल इट कम्स विद इज वेरी हाई। आप अपना पैसा सिंपल एफडी में भी रख दोगे तो आज की तारीख में 7-8% एफडी में ही मिल जाता है, राइट।
नहीं तो आप किसी स्टॉक्स में डाल दोगे, यदि आपको इंडिया में ही डालना है तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो जिसके थ्रू आपको कुछ रिटर्न मिल सकता है। पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ द फ्लैट आई डोंट थिंक सो इतना कुछ आपको फ़ायदा देगा। परेशानी जरूर होगी आपको यदि आपको कोई पहचान का यहाँ पे नहीं रहता जिस शहर में आपने फ्लैट लिया है। और मेरे साथ हुआ है तो मुझे पता है, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि टेनेंट मैनेज करना यूएस में बैठ के, इंडिया में लीज साइन करना, एजेंट पैसा लेगा, पेंट वाला, इट्स टू मेनी प्रॉब्लम्स टू डील विद। हाँ, अब कुछ कंपनीज आ गई हैं जो आपकी प्रॉपर्टी को टेक केयर करती हैं और दे टेक केयर ऑफ योर फ्लैट एंड दे पुट इट ऑन द रेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। अगेन तो आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है वो तो उतना ही रहेगा, प्लस वो अपना कट लेके जाएंगे, राइट, कुछ परसेंटेज ऑफ वट एवर देर गोना चार्ज यू। तो गिवन ऑल दैट इट्स नॉट दैट लिक्विडेटिव इन्वेस्टमेंट, राइट। सेकंड होता है लोग प्लॉट खरीदते हैं, राइट, कि भाई जैसे इंदौर में लोग बोलते हैं कि अरे उस एरिया में प्लॉट ले लो, बहुत अच्छे रेट्स हैं और ये बहुत अच्छा है और वो शहर बहुत अच्छा हो जाएगा और यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि सही भी है। बट अभी प्लॉट लेना यहाँ पे आधा से ज़्यादा जो प्लॉट्स होते हैं उसमें ब्लैक मनी चलता है और एनआरआई स्पेशली सर्विस क्लास से ब्लैक मनी होता नहीं यहाँ पे। वो 50% आपसे कैश में मांगेंगे। अभी बीच में मैं कहीं तो प्लॉट मेरे दोस्त के साथ देखने गया था तो 65 लाख के प्लॉट में आपसे 40 लाख रुपए वो लोग कैश मांग रहे हैं, तो खुलेआम चलता है। तो अब आपको अपना वाइट पैसा पहले ब्लैक में कन्वर्ट करो, फिर उसमें इन्वेस्ट करो, सिर्फ इसलिए कि आपको लैंड खरीदना है। तो मुझे पहली बात यही समझ में नहीं आ रही कि मेरा वाइट का पैसा मैं ब्लैक में कन्वर्ट क्यों करूँ और किसी भी ब्लैक पैसे दे के वो इकोनॉमी जो ब्लैक इकोनॉमी चल रही है उसको मैं और बढ़ावा क्यों दूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इट्स एनीवेयर, मुझे सूट नहीं करता। लोग बहुत एडवाइस करते हैं कि यहाँ प्लॉट ले लो, 10 साल में इतना हो जाएगा। मान लो हो भी जाएगा, 65 लाख का यदि आपने आज प्लॉट लिया, 40 लाख उसके अंदर आपने ब्लैक में दिया, 25 लाख की आपकी रजिस्ट्री हुई और यदि कल को जाके 1 करोड़ का भी हो गया, आप उसको बेचने जब जाओगे तो आपको फिर से कुछ ब्लैक में पैसा मिलेगा। उस ब्लैक के पैसे को लेके आप फिर परेशानी से उसको रोटेट करो, उसको वाइट में कन्वर्ट करो, इतना सब करो। तो पहली बात ये कि अपना वाइट का पैसा ब्लैक में कन्वर्ट क्यों करो। और ऐसा बहुत से लोग कर रहे हैं, इनफैक्ट नॉट ओनली एनआरआईज, जो इंडिया में लोग रहते हैं ना, सर्विस क्लास लोग, वो धड़ल्ले से करे जा रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रहे हैं। या तो मेरा फाइनेंस इतना समझदार नहीं हूँ फाइनेंस में, या मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही। ब्लैक वाइट पैसे को ब्लैक में कन्वर्ट करके प्लॉट खरीदो, आई डोंट अंडरस्टैंड इट, बट लोग कर रहे हैं और उसको बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट मानते हैं। उस पर आप एनआरआई हो, यदि आप बाहर रहते हो और आपने ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जहाँ आपका कोई पहचान का रहता है या नहीं रहता है, तो उस प्लॉट को देखने के लिए कोई इंसान चाहिए। कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो सकता है, कुछ वहाँ पे पॉलिटिशियंस, कुछ इंडिया, राइट। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ हो सकती है। पहले तो इतनी मगजमारी करके, इतनी परेशानी उठा के लैंड में इन्वेस्टमेंट करना है आपको, मुझे वो भी मुझे तो नहीं लगा वर्थ। हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि भाई ज़्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट है, उनके फैमिली वाले लोग मैनेज कर सकते हैं और उनके पास में ब्लैक में पैसा है या वो अपना ब्लैक में पैसा कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। पर मुझे समझदारी बिल्कुल नज़र नहीं आई इसके अंदर। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बट गिवन ऑल दैट, मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड काइंड ऑफ, लेट्स टॉक अबाउट थर्ड वन, विच इज गेटिंग अ शॉप समवेयर, राइट। आपने एक शॉप ले लिया, फिर एक ऑफिस खरीद लिया और उसको एज ए इन्वेस्टमेंट कर दिया। दैट साउंड्स अ बेटर इन्वेस्टमेंट। पर अगेन, यदि आपने कहीं पे जैसे कुछ बिल्डिंग बन रही है, उसके नीचे कोई शॉप मिल रही है, आपने ले ली, उसको रेंट पर डाल दी, उसका रेंटल यील्ड ऑफकोर्स हायर होगा। पर अगेन इट कम्स विद द रिस्क अगेन, इफ यू आर नॉट लिविंग इन इंडिया, राइट। द प्रॉब्लम इज वो जो टेनेंट होगा, जो जिसको आपने शॉप दी, वो इतनी आसानी से खाली नहीं करते हैं। तो दिस वीडियो इज होल अबाउट एनआरआईज, राइट। एनआरआई जो बाहर रहते हैं उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। यदि आप इंडिया में रहते हो तो ये शायद आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा ही सही। यदि आप सर्विस क्लास है तो आपको भी, मुझे नहीं लगता कि ये सब समझ करना चाहिए। तो अगेन मुझे शॉप में भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि मैंने पास्ट में देखा है कि उसको खाली करवाना का बहुत टेंशन है। और बड़े ऑफिसेज लेने के लिए आपके पास उतना पैसा, मेरे पास उतना पैसा तो नहीं है कि आपको बड़ा ऑफिस लो 2-3 करोड़ रुपए का और फिर उसको किसी बड़ी कंपनी को दो। यदि आपके पास ऐसा पैसा है तो यू कैन लुक इनटू दैट, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। तो गिवन ऑल दिस रियल एस्टेट थिंग, राइट, वन थिंग आई वुड सजेस्ट इज, यदि आपका एक भी घर नहीं है इंडिया में, जो कि वेरी अनलाइकली है कि आपका घर ही नहीं है, तो एक घर लेना इंडिया में ठीक है कि आपका एक घर इंडिया में कहीं ना कहीं पे है जिसमें आप रहोगे इवेंचुअली व्हेन यू कम बैक, और विजिट पे आओगे तो आप उसमें रहोगे। तो एक घर मुझे समझ में आता है कि आपने ले लिया। तो
अगेन वो ऐसा कोई बहुत रिटर्न आपको देने वाला नहीं है, और वो अगेन परेशानियों के साथ आएगा, वो सब चीज़ों के साथ में होगा, पर आप उसको अपने लिए रख रहे हो, ठीक है, वो समझ में आता है कि आपने घर ले। पर यदि आप मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स करके रखें आपने इंडिया में, और आप सोच रहे हो कि उसको आगे चल के आप बेच दोगे या फिर आप उसको रेंट पर डाल के उससे पैसा कमाओगे, तो मुझे लगता है कि वो बहुत टेंशन है उसका, इतना मतलब आप उससे पैसा कमा नहीं पाओगे जितना आप उसका टेंशन लोगे। अभी थर्ड और इम्पॉर्टेंट, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने जो नोटिस करी लोगों के बारे में, होता क्या है कि लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसके बाद में उनको लगता है कि यार अब हमारे मतलब व्हाटएवर रीज़न, राइट, अब वो इंडिया नहीं आ पा रहे, उनके बच्चे वहीं सेटल हो गए और वो भी वहीं सेटल हो गए, वो दे आर ऑल नाउ नेवर गोना कम बैक टू इंडिया। उस केस में वो जो पैसा आप इंडिया में लेके आ गए हो, उसको आपको बेच के यदि वापस लेके जाना है तो इट्स अगेन वेरी ट्रिकी। इंडियन गवर्नमेंट उस पर सेस चार्ज करती है, आई थिंक 3 to 5% कुछ तो सेस चार्ज करती है जब अपना पैसा आप इंडिया से बाहर लेके जाते हो। अमेरिका से जब आप इंडिया पैसा लेके आते हो तो कोई चार्जेस तो होता नहीं। डॉलर का रेट जो भी आपको जूम या जो भी कंपनी जो रेमिट करती हो, जो चार्ज करती हो, पर जब इंडिया से आप ये सब बेच के पैसा बाहर लेके जाओगे तो आपको गवर्नमेंट को फिर से पे करना पड़ेगा। तो वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि यदि आप आना चाह रहे हो, पर आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, राइट। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा समझदारी है, प्रॉपर्टी के चक्करों में फंसना मुझे कुछ ज़्यादा समझ में आया नहीं। हाँ, एक घर यदि आप ले रहे हो जिसमें आप रहोगे तो ठीक है, राइट, और वो नहीं रहोगे तो कल फ्यूचर में यदि आपने मुंबई में एक फ्लैट कुछ लिया, कल को आप बैंगलोर जा रहे हो तो वो बेच के वहाँ रह के रह सकते हो, विच मेक्स सेंस। थर्ड, आपको टैक्स बेनिफिट तो मिलता नहीं है क्योंकि आप एनआरआई हो, आप यूएस में रहते हो, तो आपको टैक्स बेनिफिट मेरे हिसाब से इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदने में टैक्स बेनिफिट मुझे तो नहीं मिला आज तक, कुछ मिलेगा नहीं। तो फिर फ़ायदा क्या है, मतलब इतनी सब मगजमारी करके सिर्फ बिल्डर्स को पैसा देना है और परेशानी उठानी है, टेनेंट उसमें रहेगा, एंजॉय करेगा, आप परेशान रहोगे, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। और मेरे साथ बहुत हुआ है, तो मुझे लगता है इट्स टोटली वेस्ट, आई वुड नॉट सजेस्ट एनीवन। रादर कीप योर मनी इन एफडी और समवेयर एल्स वेयर इट्स लिक्विड, आपके पास रहेगी। और हाँ, बेचने की बात जब आएगी तो बेचने में भी आपको इतना आसान नहीं है, आपको इंडिया आना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पावर ऑफ अटर्नी बनवा के बेचना बहुत मुश्किल होता है, हर स्टेट में एक्सेप्टेबल नहीं होता, फिर इंडिया आना पड़ेगा आपको बेचने के लिए। आने के जाने का टिकट का खर्चा लगेगा, पहली बात जो लगना है। उसके बाद बेचने के लिए आपको उतने लोगों से डील करना पड़ेगा, एजेंट बीच के में लेके आओगे, वो 1-2% लेके जाएगा। तो इट्स वाई द हेल, मुझे नहीं लगता कि इतना सब टेंशन लेके इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदो। जब आओ तब अपने हिसाब से ले लेना, तब तक पैसे को आप कहीं और रखो। सेफ इन्वेस्टमेंट और रिस्की इन्वेस्टमेंट वो आपकी चॉइस है, राइट, कि आप स्टॉक में डालना चाहते हो कि एफडी में रखना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है। पर मुझे लगता है कि थिंक अबाउट बिफोर इन्वेस्टिंग। मैं पर्सनली इसमें फंसा हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और कई बार एक चीज़ और होती है कि आपने जो अपकमिंग प्रोजेक्ट लिया है उसका प्राइस कभी बढ़ता ही नहीं है। ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है, ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका है। तो सोच समझ के कीजिए। मुझे नहीं लगता कि एनआरआई को इंडिया की प्रॉपर्टीज़ में और इंडिया में इतना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और ऐसा कुछ करने से तुम्हारा कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। हाँ, अनलेस यू थिंक डिफरेंट, प्लीज़ मुझे भी एडुकेट कीजिए, एडवाइस कीजिए, कमेंट कीजिए, तो मैं भी सीखूँ कि ऐसा कुछ मैं गलत जानकारी रखता हूँ। बट दिस इज़ व्हाट आई नो, होप यू लाइक इट।